हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। मैं संजीव कुमार। तो स्टूडेंट, इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चैप्टर नंबर 9 यानी किरण प्रकाशिकी का चैप्टर जो है चल रहा है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पर बच्चों को मैक्सिमम जो है कन्फ्यूजन रहता है, प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को कैसे लिखा जाता है। कभी कभी N12 लिखा है तो उसका मतलब समझने में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर हम पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन यानी अगर हमने दर्पण का सूत्र जो है यानी मिरर फार्मूला डिराइव कर लिया, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा बिना कहीं पर स्किप किए हुए। ठीक है, और दोस्तों वीडियो आप जितने भी लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई एक पृथककारी पृष्ठ है। ठीक है, जैसे ये मान लिया हमने कि ये हमारा एक पृथककारी पृष्ठ है। ठीक है, पृथककारी पृष्ठ है। ये क्या कर रहा है, माध्यम को अलग कर रहा है। ठीक है, इसके एक साइड माध्यम 1 है और इस साइड माध्यम क्या है, 2 है। इस साइड माध्यम 2 है। या इसी पृथककारी पृष्ठ को हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। इधर मान लेते हैं हमारा क्या है, माध्यम 1 है और इधर मान लिया मैंने माध्यम 2 है। ठीक है, अब इस माध्यम में कोई प्रकाश किरण जो है ऐसे आई और पृथककारी पृष्ठ से टकराकर यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई। तो अब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या होता है कि जिस बिंदु पर यह आपतित हो रही है अगर उस पर हम एक अभिलंब खींचे यानी अभिलंब खींचे, क्या खींचे, अभिलंब। आपतन बिंदु पर हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच लिया। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये प्रकाश किरण, ठीक है, इसके पास दो पॉसिबिलिटी होती है, सीधी या तो चली जाए, लेकिन सीधी जाएगी नहीं। ठीक है, या तो अभिलंब की तरफ झुकेगी या तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी वेग बदल जाती। भाई माध्यम हमने पहले भी बताया था, प्रकाश का जब आपका चैप्टर स्टार्ट किया था कि प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम पर डिपेंड करती। क्या करती है, माध्यम पर यानी मीडियम पर डिपेंड करती है। माध्यम अलग अलग होगा तो प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। ठीक है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। अब यहाँ पे आपका माध्यम 1 है और यहाँ पे आपका माध्यम 2 है, तो माध्यम में 1 में प्रकाश की चाल कुछ होगी और माध्यम 2 में कुछ प्रकाश की चाल और होगी। तो प्रकाश की चाल बदलने की वजह से प्रकाश का जो पथ है वो भी क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, अब प्रकाश का पथ कैसे बदल जाएगा, अभी तो अगर इसको हम सीधा आगे बढ़ाएं तो ये सीधा ऐसे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका पथ जो है बदल जाता है। ये या तो ऐसे निकल जाता है या फिर ऐसे निकल जाता है, या तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है या फिर अभिलंब से दूर हट जाता है। तो कब अभिलंब की तरफ झुकता है और कब अभिलंब से दूर हटता है, ये चीजें आप क्लास 10 से रटते हुए चले आए हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश जो है अभिलंब से दूर हट जाता है। लेकिन यहाँ आपको रटने की जरूरत नहीं है, कैसे अभिलंब की तरफ झुकता है और कैसे अभिलंब से दूर हटता है इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको बेसिक से समझाएंगे, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए सबसे पहले आप डेफिनेशन को क्लियर कर लो। तो प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन क्या बनी कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, यानी उसका वेग जो है बदल जाता है और वेग में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपवर्तन के कुछ नियम है, ठीक है, अपवर्तन के कुछ नियम। एक चीज और कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले ये आपकी कौन सी किरण है? आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण क्या है? इसको अगर हम नाम दे दें P Q, इसको नाम दे देते हैं R, ठीक है। तो आपकी एक होती है आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण क्या है? PQ आपतित किरण है, ठीक है। ये बिंदु Q हमारा क्या है? आपतन बिंदु है। Q क्या है? आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, ठीक है। अपवर्तित किरण, ये आपकी हो गई आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। परावर्तन में क्या पढ़ते आए थे? आपतित किरण, परावर्तित किरण। लेकिन अपवर्तन में क्या पढ़ेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। तो क्यू आर आपकी क्या हो गई? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये आपका आपतन बिंदु हो गया और ये आपका पृथककारी पृष्ठ हो गया और ये आपका अभिलंब हो गया, ठीक है। तो चलिए अब अपवर्तन के नियम को ध्यान दिया जाए, ठीक है। हेडिंग बनाओ, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो अपवर्तन के क्या है? दो नियम है। अपवर्तन के बेसिकली जो है दो नियम है। पहला क्या है? पहला तो आपका वही रूल है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बार कहीं आप अपवर्तित की जगह परावर्तित ना हो जाए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब आपतित किरण का तल क्या है? ये ग्रीन बोर्ड। जो किरण आपकी अपवर्तित हो रही है इसका भी तल क्या है, यानी किस तल में स्थित है? ग्रीन बोर्ड के तल में है। और जो ये अभिलंब खींचा गया ये किस तल में है? ये भी आपके ग्रीन बोर्ड में है। यानी इन तीनों का तल क्या है? एक ही तल है। तो लिख लेते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नियम देखते हैं। सेकंड नियम, एक ही प्रकाश के लिए, एक ही वर्ण के लिए, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका हो गया आपतन कोण I, ठीक है। और ये आपका हो गया कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। कौन सा? अपवर्तन कोण। इसको जो है हम R से डिनोट करते हैं। तो एक ही माध्यम के लिए, ठीक है, सॉरी, एक ही वर्ण के लिए, एक ही प्रकाश वर्ण के लिए, एक ही माध्यम युग के लिए, इसके अलग अलग मापों के लिए, ठीक है, इसकी जा का अनुपात सदैव क्या होता है? एक स्थिरांक होता है या सदैव एक नियतांक होता है, ठीक है। और जिसे जो है माध्यम का हम अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि किस एक ही वर्ण के लिए, ठीक है, एक ही कलर के लिए। अब जैसे मान लो यहाँ पे श्वेत प्रकाश की बात की जा रही है, तो श्वेत प्रकाश में कई रंग हैं, ठीक है। अगर हम श्वेत प्रकाश ले रहे हैं तो बार बार श्वेत प्रकाश ही लेंगे, कोई और कलर नहीं, ठीक है। अगर लाल रंग की प्रकाश हमने ली है तो लाल रंग ही लेंगे। और अगर यहाँ पे हमने एयर लिया, यानी माध्यम 1 है, माध्यम 2 है, यहाँ पे हमने मान लो हवा ले लिया और यहाँ पे कांच ले लिया या जल, या कोई भी माध्यम ले रहे हो, माध्यम भी हमारा आप बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो माध्यम भी अब हमारा अगर फिक्स है और प्रकाश का कलर भी फिक्स है, तो इस प्रकाश को अगर हम अलग अलग एंगल पर आपतित कराएं, ठीक है, sin I बटे sin R, ठीक है, तो अलग अलग
भाई अलग अलग एंगल पर जब आपतित कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन। यानी ये जो आपका आर है ये भी अलग अलग मिलेगा। आई के लिए ये है, अब प्रकाश किरण यहां से आएगी तो ये हो सकता है यहां से जाए, यहां से आएगी यहां से जाएगा, ठीक है। तो यानी अलग अलग आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान अलग अलग आएगा, लेकिन इसका जो अनुपात होगा ये सदैव क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, ठीक है। और इसी नियतांक को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक। यानी एक माध्यम के माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो दूसरा नियम, और इसी को एक और नाम से जानते हैं, क्या, स्नेल के नियम, स्नेल का नियम, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए हम पूरी डेफिनेशन राइट कर दे रहे हैं कि किसी भी, ठीक है, एक ही प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही माध्यम युग्म के लिए अपवर्तन कोण की जा, ठीक है, और आपतन कोण की जा का अनुपात सदैव क्या होता है, नियतांक होता है। चलिए इसको हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। तो क्या डेफिनेशन बनी, एक ही वर्ण व एक ही माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की जा यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जा बटे साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है या सदैव एक स्थिरांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, और इसी को कहते हैं स्नेल का नियम, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आज के सबसे खास टॉपिक की तरफ। सबसे खास जो आपका टॉपिक है अपवर्तनांक, ठीक है। इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इसको आप अगर जानते रहेंगे तो इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, वीडियो का। अब इसके बाद तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर कहीं भी आप स्किप करेंगे तो आपको जो है अपवर्तनांक में दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि आपको अब वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता क्या है, हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और जैसा कि एक चीज और हमने आपको बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है। लेकिन इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों अभिलंब से दूर भागती, कोई तो रीजन होगा। वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, किसके थ्रू, अपवर्तनांक के थ्रू हुई। वो आपका कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि कब जो है वो अभिलंब की तरफ आएगा और कब अभिलंब से दूर हटेगा, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाओ अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, या इसको हमने मान लो लिखा N1 2, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसको क्या पढ़ेंगे, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, जो पहले होता है वो नीचे आता है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ऊपर क्या आएगा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक अगर आपका N2 है और माध्यम 1 का N1 है, तो यानी हम N12 को क्या लिख सकते हैं, N2 बाई N1, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर कहीं लिखा गया है N21 तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष
माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक है, या इसको बोलेंगे नीचे क्या हो जाएगा आपका माध्यम 2। तो कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे इसको लिखना है, ठीक है, फंडामेंटल चीज समझिए इसको। माध्यम 2 का अपवर्तनांक ऊपर हो जाएगा आपका माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक है। तो माध्यम 1 के अपवर्तनांक को अगर हम लिख दें n1 और इसको लिख दें n2, तो यानी n21 को हम क्या लिख सकते हैं, n21 को लिख सकते हैं n1/n2, या इसी को कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है, बुक में आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। या अगर कहीं ऐसे लिखा मिले आपको n1 तो इसका क्या मतलब है n1, ठीक है। तो माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम यहां कुछ नहीं है यानी खाली स्थान है ना, तो माध्यम 1 के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका वायु का अपवर्तनांक बटे नीचे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वायु का अपवर्तनांक ऊपर वायु का अपवर्तनांक, और नीचे लिख सकते हैं क्या माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक है। तो वायु का अपवर्तनांक, वायु के अपवर्तनांक को डायरेक्टली हम मान लो n ही लिख देते हैं, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक हमने मान लिया n1 है, क्या है n1 है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। या वायु का अपवर्तनांक, ठीक है, वायु मान लेते हैं वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है v होती है, सॉरी c होती है, ठीक है, और माध्यम में प्रकाश की चाल हमने कितना मान लिया यहाँ पे माध्यम में, यहाँ पे b1 मान लिया, 1 माध्यम में तो b1 मान लिया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर इसी तरीके से हम n2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं n2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा वायु का अपवर्तनांक बटे माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है। तो वायु में अगर प्रकाश की चाल कितनी है c और इसमें प्रकाश की चाल कितनी है v2 है, तो क्या हो गया हमारा c/v2। समीकरण बना लो, इसको बना लो समीकरण नंबर 1, इसको बना लो 2, इसको बना लो 3, इसको बना लो 4, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 में 4 से भाग कर दो, ठीक है, समीकरण नंबर 3 में 4 से क्या करो भाग कर दो, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 में 4 से भाग करो तो 3 आपका क्या है n1 बटे n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा c/b1 अपान c/v2। तो c से कैंसिल हो गया, b2 चला गया ऊपर, b1 आ गया नीचे, b2 चला गया ऊपर, v1 आ गया नीचे, ठीक है। और n1/n2 की जगह हम समीकरण नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं n12, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से, नहीं 1 नहीं 2, ठीक है। समीकरण नंबर 2 देखो ध्यान से, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं n21, ठीक है, n21 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं b2 बटे का v1, b2 बटे b1, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम क्या करें भाग कर दें समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। तो समीकरण 4 में इस बार 3 से भाग कर दो, ये किस में था 3 में भाग किया गया था 4 से, इस बार क्या करो 4 में भाग कर दो 3 से, ठीक है। तब क्या मिलेगा n2/n1 मिलेगा, और n2/n1 कितना आपका मिल जाएगा b1/v2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 से भाई भाग के देके देखो, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या रहेगा n2 रहेगा, तो n2 ऊपर n1 नीचे, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी c/v2 ऊपर और बटे में c/b1, ठीक है। ऐसे n2 की वैल्यू कितनी है आपकी c बटे में v2 अपान c बटे में b1, तो c से कैंसिल, b1 चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे, तो v2/v1। तो n2/n1 को हम क्या लिख सकते हैं n2/n1, तो
N12 इक्वल टू V2 वट एंड नहीं एक सेकंड, V1 जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, क्लियर। V1 जाएगा ऊपर, V2 आ जाएगा नीचे, तो V1 हो जाएगा आपका ऊपर, V2 हो जाएगा नीचे, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब देखो, अगर हम मान लेते हैं सघन माध्यम, ठीक है, कोई दो माध्यम ले लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लो यहां पे, ठीक है, N1 बाई N2 क्या निकल के आया हमारा, V2 बाई V1। अब दो माध्यम ले लिया हमने, एक माध्यम लिया सघन और दूसरा माध्यम लिया विरल। अब सघन माध्यम में जैसा कि हमें पता है कि प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, ठीक है। यानी अगर आप सघन माध्यम और विरल माध्यम ले रहे हैं और मान लो माध्यम 1 आपका क्या है, सघन है, 2 क्या है, विरल है, ठीक है। तो अगर 2 आपका विरल है तो V2 आपका क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, V1 से। V2 ज्यादा होगा V1 से, यानी इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो जब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो यानी क्या हो जाएगा आपका N2 N1 बाई N2 ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 1 से। तो यानी ये आपका हो जाएगा N1 ग्रेटर देन N2, N1 ग्रेटर देन N2। यानी क्या देखने को मिल रहा, अगर B2 ज्यादा हो रहा, ठीक है, B2 का मान ज्यादा हो रहा तो N1 का मान ज्यादा हो रहा, ठीक है, यानी अपवर्तनांक आपका ज्यादा हो रहा है। यहां से देखो, अगर हमारा B1 बढ़ रहा है तो N1 क्या हो रहा, घट रहा, ठीक है। दूसरी बात, अगर B2 आपका बढ़ेगा, B2 अगर आपका क्या होगा, बढ़े, ये घटेगा, तो आपका ये N2 जो है बढ़ेगा, ठीक है। कैसे, बिल्कुल देखिए एकदम स्पष्ट दिख रहा। यहां पे हमने लिया माध्यम 1 को सघन, माध्यम 2 को विरल। तो जैसा कि हम जानते हैं विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो यानी V2 का मान V1 से ज्यादा होगा। जब V2 का मान V1 से ज्यादा होगा, यानी ये चीज ज्यादा ये चीज कम है, तो ज्यादा में कम से भाग करेंगे तो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 1.5 हो, इसका 1 है, तो 1.5 में 1 से भाग करेंगे तो 1.5 आएगा, जो कि 1 से ज्यादा है। हमेशा ज्यादा वाली चीज में कम से भाग करोगे 1 से ज्यादा आएगा, तो 1 से ज्यादा आया, तो यानी N1 बटे N2 का मान 1 से ज्यादा हो गया। तो यानी ये इसको हमने पक्षांतर कर दिया, उस साइड चला गया। तो यहां मान ज्यादा था किसका, V2 का, लेकिन अपवर्तनांक ज्यादा किसका हो गया, N1 का। किसका हो गया, N1 का, ठीक है। तो अब जब N1 का अपवर्तनांक ज्यादा हो गया, ठीक है, तो स्नेल का क्या नियम था, साइन I बटे साइन R इक्वल टू क्या था, अपवर्तनांक, ठीक है। अब साइन I ये माध्यम 1 का था, ठीक है, और ये माध्यम 2 का था। ये हमारा क्या था, माध्यम 1 का था और ये माध्यम 2 का था। तो यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक हमारा कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, ये होता है n, ठीक है। इसी को हम डिनोट करते हैं किससे, n से। 1 2 भी लिख सकते हैं, अगर माध्यम 1 और 2 हमने दिखाया हो तो N1 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N2 बटे में N1, N2 बटे में N1, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है, बिल्कुल। N1 का मान ज्यादा है, N1 का मान क्या है, ज्यादा है, ठीक है। N1 का मान ज्यादा है तो R का मान ज्यादा होगा, N2 का मान ज्यादा है तो I का मान ज्यादा होगा। अगर यहाँ से क्या निकल के आया आपका, कहाँ गया, N1 ग्रेटर देन N2 है, तो यहाँ से सिंपली R इज ग्रेटर देन हो जाएगा I से, ठीक है। R क्या है, I क्या है, यहाँ छोटा सा फिगर देखो, समझ में आ जाएगा। ये आपका माध्यम वाली लाइन है, इसको थोड़ा अलग कलर से कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपकी माध्यम वाली लाइन है, ये पीली लाइन अभिलंब है, ये आपकी प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। जाना तो इसको सीधे चाहिए, यानी ये हमारा कोण बन रहा है आपतन कोण I। अब यहाँ अपवर्तन कोण R का मान ज्यादा था, यानी R का मान ज्यादा होगा I से, ऐसे जाएगा तो ये ज्यादा हो गया, ठीक है। यानी ये वैल्यू हो गई R। अब R का मान I से ज्यादा है,
तो r की वैल्यू जब i से ज्यादा होगी तो यानी अभिलंब से दूर हटेगा। अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। तो कब अभिलंब से दूर हट रहा है वही चीज यहां पे समझना है। इधर माध्यम कौन सा लिया गया था, सघन। पहला माध्यम कौन लिया गया था, सघन। दूसरा कौन लिया गया था, विरल। यानी जब सघन से विरल में आ रहा है तो दूर हट रहा है। ठीक है, यहां साफ साफ दिख रहा है r का मान बड़ा होगा। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारी चीजें हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, कुछ भी रटाया नहीं है। तो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो क्या हो जाएगा, अविलंब से दूर हटेगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, अगर विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की तरफ झुकेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, अच्छी बात है। तो यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो, कहीं कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा देख लीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम एक बार आपको अपवर्तनांक का टॉपिक फिर से समझा देंगे। ठीक है, और स्पेशली इस बार क्लास 10th और 12th दोनों के लिए केवल एक ही टॉपिक समझाएंगे, अपवर्तनांक। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो ठीक है, वैसे आई थिंक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।